कहानी की शुरुआत में हम इस ड्रामे के हीरो को देखते हैं। नाम बोले तो मिन यांग। ये इस सिटी का फेमस लॉयर होने के साथ साथ कंपनी का सीईओ भी है। फिलहाल ये बेचारा थक हार के घर वापस जा रहा है। तभी इसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि सर, आपकी बहन का एक्सीडेंट हो गया है। बस फिर क्या, ये फौरन हॉस्पिटल जा पहुंचता है। अफसोस, इसने देर कर दी। इसकी बहन मिस शियान अब इस दुनिया में नहीं रही। यहाँ हम बताते चलें कि मिन यांग की सिस्टर शादीशुदा थी। यही नहीं, वो शी ग्रुप की प्रेसिडेंट भी थी। उसका एक प्यारा सा बच्चा भी है जिसका नाम जीजी है। बेचारा काफ़ी रो रहा है। इसे अपने मॉम की बहुत याद आ रही है। ये इस बात से अनजान है कि इसकी मॉम मर चुकी है। मिन यांग जीजी को अपने कस्टडी में लेना चाहता है ताकि ये इसका अच्छे से केयर कर सके। तभी हॉस्पिटल में एक खूबसूरत सी लड़की भी आ पहुंचती है जिसका नाम न्यांगशी है। ये काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि मिस शियान के जो हस्बैंड थे वो इस लड़की के भाई हैं। इसी वजह से तो ये हॉस्पिटल आई है, क्योंकि इसे अपने भाई और सिस्टर इन लॉ की काफ़ी फिक्र जो हो रही थी। जैसे ही जीजी की नज़र न्यांगशी पे पड़ती है तो बच्चा इसे पहचान लेता है। वो बोलती है कि रो मत, मैं आ गई हूँ ना, कुछ नहीं हुआ। मॉम डैड इंजर्ड हुए हैं, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। ये बात सुन मिन यांग बोलता है कि नहीं, वो लोग मर चुके हैं। न्यांगशी इसे साइड में ले जाके बोलने लगती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो? बच्चे के सामने ऐसी बातें नहीं करते। ये सही समय नहीं है इसे सब कुछ बताने का। वो अभी भी छोटा है। तुम्हें अपनी ज़बान पे लगाम देना चाहिए। वो बोलता है कि मैंने सच ही तो बोला, यही सही समय है। जो हो गया वही हकीकत है, टाइमिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यांगशी इससे एग्री नहीं करती। दोनों बहस करने लगे। मिन यांग गुस्सा होकर बोलने लगता है कि मेरी सिस्टर की विल के मुताबिक मैं ही इसका गार्डियन हूँ। अब से ये बच्चा मेरी कस्टडी में है। मुझे ही सब डिसाइड करने का हक है। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। न्यांगशी तो इसकी किसी बात पे यकीन करने को तैयार नहीं है। पूछने लगती है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तुम्हारी बहन तो एक्सीडेंट में मर गई थी। वो पहले से वसीयत कैसे लिख सकती है? मुझे तुम पे यकीन नहीं है। लाओ, मुझे वसीयत दिखाओ। मिन यांग बोलता है कि मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। जो भी क्वेश्चन है मेरे असिस्टेंट से पूछ लेना। ये तो जाने लगा। न्यांगशी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये भतीजे को अपनी कस्टडी में लेना चाहती है। बच्चा भी इसके साथ रहना चाहता है। बोलने लगती है कि जब तक कि मैं वसीयत ना देख लूं तब तक मैं इस बच्चे को तुम्हारे हवाले नहीं करने वाली। मिन यांग तो बड़ा ही एरोगेंट और पत्थर दिल इंसान निकला। ये बच्चे को जबरदस्ती अपने साथ ले गया। न्यांगशी कुछ नहीं कर पाई क्योंकि वो साला लॉयर जो ठहरा, उससे लड़ना आसान नहीं होगा। फिर मिन यांग अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि वो न्यांगशी की सारी इन्फॉर्मेशन उसे ला के दे। यही नहीं, उसे ये भी जानना है कि आखिर उसकी बहन ने वसीयत क्यों लिखी। क्या उसे किसी का डर था? ये सब बातें मिन यांग को काफ़ी परेशान कर रही हैं। देखते हैं सच कब पता चलता है। मिन यांग जीजी को अपने घर ले आया, पर यहाँ का माहौल तो काफ़ी ख़तरनाक सा है क्योंकि बच्चा इनसे संभल नहीं रहा। इसे तो बस आंटी न्यांगशी के पास ही जाना है। दरवाज़ा भी बज उठा। न्यांगशी भी आ पहुँची। एक का भांजा तो दूसरे का भतीजा, दोनों इस बच्चे को खुद से अलग नहीं कर सकते। जीजी ने अपनी आंटी को हग कर लिया। दोनों इमोशनल हो गए, लेकिन पत्थर दिल इंसान इससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पे कैसे पहुँची? वो जवाब देती है कि लाओ वसीयत दिखाओ, पता तो चले कि तुम सच बोल रहे हो या फिर झूठ। असिस्टेंट बताने लगता है कि मैडम, हम वसीयत के डिटेल्स को चेक कर रहे हैं। जैसे ही कुछ चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी हम वो विल पब्लिक कर देंगे। वो बोलती है कि ठीक है, लेकिन मैं जीजी को यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे तुम लोगों पे यकीन नहीं है। मिन यांग बोलता है कि तुम्हें कुछ भी डिसाइड करने का हक नहीं है। ये बच्चा मेरे साथ रहेगा। तुम इसके पीछे इसलिए पड़ी हो ताकि तुम्हें इसकी जायदाद मिल सके। मैं सही बोल रहा हूँ ना? ये दोनों तो उलझ पड़े। माहौल को टेंस देख असिस्टेंट समझदारी दिखाते हुए बोलने लगता है कि मैडम, गुस्सा मत हो। रात के 2 बज चुके हैं। आप जीजी को रूम में ले जाइए। सुबह इस बारे में बात करेंगे। आज रात आप यहीं पे स्टे करें। न्यांगशी बच्चे को लेकर रूम में चली गई। मिन यांग शॉक्ड हुआ पड़ा है। बोलने लगता है कि ये कैसे हो गया? ये मेरा घर है या फिर उस असिस्टेंट का?
नेक्स्ट सीन में जीजी न्यांगशी से बोलने लगता है कि आंटी, मुझे वो काला खड़ूस बालू बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, वो काफ़ी डरावना है, आप अच्छी हो, मेरे साथ रहो। वो बोलती है कि डरो मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी, अब तुम सो जाओ। ये दोनों सो गए पर मेन यांग नहीं, इसने तो ड्रिंकिंग शुरू कर दी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इसकी बहन इसे बोल रही थी कि भाई तुम मेरी शादी में नहीं आए, यहाँ तक कि मुझे बच्चा हुआ तब भी तुम नहीं आए, लगता है कि तुम मेरे जनाजे पे भी नहीं आओगे। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि ज़रूर कोई रीज़न था जिसकी वजह से मेन यांग अपनी बहन से मिलने नहीं जाता था। कहीं उसके हस्बैंड तो वो वजह नहीं? सच क्या है आगे देखते हैं, पता तो चल ही जाएगा। न्यांगशी को भी पास्ट याद आ गया। भाई और भाभी जी इसकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे, उन दोनों का इससे अच्छा रिलेशनशिप था, वो लोग न्यांगशी पे ट्रस्ट करते थे, तभी तो उन्होंने अपनी सारी जायदाद न्यांगशी के नाम कर दी। पर ये बात न्यांगशी को नहीं पता। देखते हैं कब इसे सच का पता चलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग असिस्टेंट आके मिन यांग को बताने लगता है कि बॉस, उस लड़की ने अपना ज़्यादातर टाइम अब्रॉड में बिताया है, इसलिए हमें उसके बारे में इतना कुछ पता नहीं चल पाया। वैसे बॉस, आप उस लड़की को अपने घर पे रहने दोगे या फिर उसे निकाल बाहर फेंकोगे? मिन यांग जवाब देता है कि ऑफ कोर्स मैं उसे निकाल दूंगा। असिस्टेंट को इसकी ये बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि जीजी अभी भी छोटा बच्चा है, वो न्यांगशी से काफ़ी अटैच है, उससे दूर रखना ठीक नहीं होगा। लेकिन मेन यांग तो अपने असिस्टेंट की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। जब तक ये अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं कर लेता तब तक ये किसी पे यकीन नहीं कर सकता। उधर दूसरी तरफ न्यांगशी अपने भतीजे के साथ है। वो सोचती है कि अगर वाकई में कोई वसीयत है तो ज़रूर वो उसने यहीं कहीं छुपाया होगा, मुझे उसे ढूंढना होगा। इसने तो अपनी कोशिश शुरू कर दी। उधर दूसरी तरफ वकील बाबू मोबाइल में अपने घर का सर्वेलेंस वीडियो देखने में बिजी है। न्यांगशी तो बच्चे के साथ नहीं है, आखिर वो है कहाँ पे? ये बात इसे परेशान कर रही है। उधर दूसरी तरफ न्यांगशी को पता चल गया है कि मेन यांग ने वसीयत कहाँ पे छुपा रखा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसके रूम का डोर लॉक हुआ पड़ा है, पासवर्ड लगाना होगा। न्यांगशी तो ठहरी जासूस, ये इन कामों में माहिर है। ये पाउडर शॉटर लेके पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश कर रही है। 4 डिजिट तो पता चल गए, लेकिन सही कॉम्बिनेशन लगाने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओह शिट, गलत टाइम पे दरवाजा बज उठा। मेन यांग का अर्जेंट पैकेज आ गया। शाओलू सोचती है कि वो इतना भी बेवकूफ़ नहीं कि वसीयत यहाँ पर रखे। बहाना अच्छा है, मुझे उसके ऑफिस जाना होगा। सो ये उसके ऑफिस जा पहुंची। मेन यांग तो रूम में मौजूद ही नहीं। मौके का फ़ायदा उठाते हुए न्यांगशी हिडन लॉकर को तलाश करने लगी। लो जी, वकील बाबू भी आ गए। लड़की बोल उठी कि तुम्हारा स्पेशल पार्सल आया था, वो मैं तुम्हें देने आ गई। वो बोलता है कि थैंक्स, अब दफा हो जाओ। न्यांगशी तो आसानी से नहीं जाने वाली। मेन यांग डॉक्यूमेंट्स को लॉकर में रखने लगा। ये देख न्यांगशी इसके पास आती है ताकि जासूसी कर सके। दोनों आसपास, मौका भी खास। फिलहाल दिल की धड़कनें तेज नहीं हुई, पहले प्यार तो होने दो। मेन यांग बोलने लगता है कि तुम मेरे इतने करीब क्यों आ गई? लड़की बताने लगती है कि मैंने तुम्हारे सर पर एक कीड़ा देखा, सो मैं वो भगाने आई थी। मेन यांग ने इसका हाथ पकड़ लिया। असिस्टेंट भी आ पहुंचा। कहने लगता है कि वाह क्या नज़ारा है। न्यांगशी बोलने लगती है कि जीजी घर पे अकेला है, मुझे उसके पास जाना होगा। जब ये जाने लगती है तो तभी मेन यांग इससे बोलता है कि झूठी, जीजी सुबह से अकेला ही खेल रहा था, तुम तो उसके पास थी ही नहीं। ये बात सुन न्यांगशी बोलती है कि तुम्हें कैसे पता? वो बोलता है कि ये लो, खुद ही देख लो, लाइव वीडियो देख। लड़की बोलती है कि बेशरम, तुमने अपने घर में सर्वेलेंस सिस्टम लगा रखा है, जरूर तुमने मुझे कपड़े बदलते हुए देखा होगा, लाओ मुझे अपना मोबाइल दिखाओ। ये दोनों तो लड़ पड़े। लड़की ने इससे मोबाइल छीन लिया। असिस्टेंट इनके फोटोज लेने लगा। मिन यांग उससे बोलता है कि अभी के अभी डिलीट कर। सुन लड़की, मैं तेरी जासूसी नहीं कर रहा था, मेरे घर में सर्वेलेंस सिस्टम काफी पहले से लगा हुआ है। न्यांगशी तो इसके मोबाइल में लाइव सीसीटीवी फुटेज देखने लगी। अरे ये क्या, नैनी तो जीजी को मार रही है। न्यांगशी बोलती है कि देख जरा, ये है तेरी चॉइस, वो नैनी तो जीजी को मार डालेगी।
दोनों के दोनों हुए परेशान, फौरन से घर पहुंच गए। इन्होंने नैनी को रंगे हाथों पकड़ लिया। अब तो इसकी खैर नहीं। वकील बाबू ने अपनी वकालत शुरू कर दी। अगर नैनी ने जीजी से माफी नहीं मांगी तो इसकी बची कुची जिंदगी जेल में गुजरेगी। सो ये फौरन से सॉरी बोल के भाग निकली। जीजी सो गया है। नियांगशी मिनयांग से बोलती है कि तुमने उसे प्रोटेक्ट किया, इसके लिए थैंक्स। वो बोलता है कि ये तो मेरी ड्यूटी है। वो बोलती है कि आज तो हम लकी थे जो टाइम पे सब कुछ पता चल गया, लेकिन हमेशा ऐसा थोड़ी होगा। हमें कुछ स्टेप लेने होंगे ताकि जीजी दोबारा से हर्ट ना होने पाए। सो तुम इस घर में लगे सर्वेलेंस सिस्टम का एक्सेस मुझे दो ताकि मैं जीजी पर 24 घंटे नजर रख सकूं। मिनयांग जवाब देता है कि मैंने सोच लिया, जीजी को तुम्हारी जरूरत है, तुम यहाँ पे रह सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं। नियांगशी तो मान गई, पर ये जीजी को अपनी कस्टडी में लेना चाहती है, लेकिन मिनयांग ऐसा होने थोड़ी देगा। जब तक ये अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं कर लेता तब तक ये बच्चे को इसके हवाले नहीं करेगा। ये बातें सुन नियांगशी बोलती है कि ठीक है, मैं यहाँ पे रहने को तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाओगे। तो फिर बताओ, क्या सच में मेरे भाई और भाभी की कोई वसीयत है या फिर नहीं? वो जवाब देता है कि हाँ है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसने वसीयत के कुछ पेजेस नियांगशी के हाथ में दे दिए। ये देख वो बोलती है कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं दिखाया? लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, मिस यांग ने इतनी जल्दी विल क्यों लिखी? जरूर कोई वजह होगी। मिनयांग बोलता है कि तुम सही बोल रही हो, ये बात मुझे भी परेशान कर रही है। कोई तो रीजन होगा जिसकी वजह से मेरी बहन ने ऐसा किया। सुनो नियांगशी, तुम मुझे 1 मंथ का टाइम दो, फिर तुम जो चाहे पूछ लेना, जब तक मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट कर लूँगा। नियांगशी बोलती है कि ठीक है, 1 मंथ से 1 दिन भी ज़्यादा नहीं दूंगी। मुझे तुम पे यकीन तो नहीं है, लेकिन जीजी की खातिर तेरे इस वादे पे यकीन कर लेती हूँ। बाय। उसके बाद होता ये है कि जब मिनयांग नियांगशी के ब्रदर यू जैंग के बैंक स्टेटमेंट देखने लगता है तो उसे ये बात पता चलती है कि उसने 1 साल में कई मर्तबा लार्ज अमाउंट विड्रॉल करवाया। ये बात तो परेशानी वाली है, उसने ऐसा क्यों किया होगा? अब तो सच का पता लगाना ही होगा। नियांगशी इससे आके पूछने लगती है कि तुम इतनी रात को फोन पे किससे बातें कर रहे हो? वो बोलता है कि मैं काम कर रहा हूँ, प्लीज तुम दफा होके सो जाओ। ये चली गई। रात काफी हो गई। जब मिनयांग अपने रूम में जा रहा होता है तो तभी जीजी इसके पास से गुजरता है। ये तो नींद में चल फिर रहा है। इस बीमारी को स्लीप वॉकिंग कहते हैं। मिनयांग ने इसे उठा के बेड पे लेटा दिया। नियांगशी भी पास सोई पड़ी है। मिनयांग इसे भी उठा के बेड पे लेटाना चाहता है, लेकिन गड़बड़ हो गई। शायद लड़की थोड़ी मोटी है, ये उसे उठा नहीं पाया। इसने अपना बैलेंस खो दिया। रोमांटिक टच होते ही बंदे का दिल मचल उठा। लड़की को वहीं पे सुला के खुद पीछे हट गया। लगता है कि इसने कभी किसी से प्यार नहीं किया, तभी तो इसका ये हाल है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सुबह हो गई। नियांगशी भी नींद से उठ पड़ी, लेकिन जीजी का तो कुछ अता पता नहीं। ये तो परेशान होके उसे ढूंढने लगी। अरे ये क्या, जीजी तो अपने अंकल के साथ मौज मस्ती करने में बिजी है। बोलने लगता है कि आंटी, ये काला भालू मुझे जिंदा खाना चाहता है, प्लीज बचाओ। नियांगशी ने ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया। मिनयांग भी नहा धो के आ गया। जैसे ही लड़की की नज़र इस पे पड़ती है तो वो अपनी नज़रें झुका देती है। शर्टलेस वकील बाबू नियांगशी के पास आके बोलने लगता है कि कल रात जीजी नींद में चल फिर रहा था। ये बात परेशानी वाली है, तुम आज उसे डॉक्टर के पास ले जाना, ओके? ये बोल के वो चला गया। नेक्स्ट सीन में नियांगशी जीजी से बोलती है कि बेटा, मैं और तुम्हारे मामू जी आज तुम्हें किसी फन प्लेस पे ले जाना चाहते हैं, क्या तुम चलोगे ना हमारे साथ? बच्चा बोलता है कि हाँ आंटी जी, लेकिन मैं इस काले भालू को अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। नियांगशी बोलती है कि गंदी बात, ये तुम्हारे मामू हैं, तुम्हें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सुन वकील बाबू, इसकी बातों का बुरा मत मानना। इसने तुम्हारा ये निकनेम इस वजह से रखा है क्योंकि ये तुमसे बहुत प्यार करता है। चलो जीजी, अब हम चलते हैं।
जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो तभी बादल गरज उठे, बारिश शुरू हो गई। मिन यांग तो खौफजदा हो गया, इसकी हालत तो बिगड़ने लगी। लगता है कि इसका पास्ट काफी दर्दनाक रहा है, तभी तो ये डर सा गया है। मिन यांग अपने रूम में चला गया। न्यांगशी इसके पीछे पीछे। इस बेचारे ने खुद को छुपा लिया ताकि इसे थंडरस्टॉर्म की आवाज़ सुनाई ना दे। न्यांगशी इससे पूछने लगी कि तुम ठीक तो हो ना। वो चिल्ला के बोलने लगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। न्यांगशी चली गई। मिन यांग की हालत ठीक नहीं। ज़रूर कोई तो वजह है जो ये अचानक से इतना खौफजदा हो गया। बारिश रुकते ही मिन यांग की हालत संभल जाती है। अब वो पहले से बेहतर है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि न्यांगशी अपने भतीजे को साइकोलॉजिस्ट के पास ले गई। टेंशन वाली कोई बात नहीं, जीजी की मेंटल कंडीशन सीरियस नहीं है, ये बस ट्रॉमा का शिकार है। मॉम डैड को खोने के बाद ये प्रॉब्लम तो हर कोई फेस करता है। डॉक्टर शेन इसे एडवाइस देने लगी कि तुम बच्चे को वीकेंड्स पे बाहर घुमाने ज़रूर ले जाया करो ताकि इसका ध्यान डाइवर्ट हो सके। न्यांगशी थोड़ी सी परेशान दिखाई दे रही है, सोच रही है कि आखिर मिन यांग की हालत क्यों बिगड़ी, ऐसी क्या बात है जो उसे परेशान कर रही है। ये डॉक्टर शिन से पूछने लगी कि मैडम क्या मिन यांग भी आपका पेशेंट है, वो आपकी मेडिसिन ले रहा है। वो बोलती है कि सॉरी, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती क्योंकि हम पेशेंट्स की प्राइवेसी को डिस्क्लोज नहीं करते। न्यांगशी बोलती है कि ओ अच्छा, तो ये बात है, मतलब कि वो आपका पेशेंट है। मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। न्यांगशी और जीजी घर वापस पहुंच गए। ये चोरी चुपके से मिन यांग के रूम में झांकने लगी ताकि देख सके कि उसकी हालत अब कैसी है। तभी अचानक पीछे से मिन यांग भी आ गया। लड़की तो डर गई, इसे जिंदा देख खुश हुई। मिन यांग बोलने लगा कि तुम तो काफी डरपोक निकली। वो बोलती है कि ओ अच्छा, तुम कौन से बड़े बहादुर हो जो थंडरस्टॉर्म से डरते हो। बड़ा आया मुझे बोलने वाला। इसकी तो लाइफ बेइज्जती हो गई। खैर, आगे बढ़ते हैं। रात हो गई। न्यांगशी किचन में बिजी है, ये खाना बना रही है। यहाँ हम बताते चलें कि ये लड़की एक अच्छी कुक है। मिन यांग नज़र नहीं आ रहा, बंदा तो ग्रोसरी बाय करने गया है। न्यांगशी ने उसे वहाँ पे भेजा है, लेकिन मिन यांग तो इस मामले में अनएक्सपीरियंस्ड निकला। ये तो प्रोडक्ट्स के लेबल भी ठीक से नहीं पढ़ पा रहा। दरअसल बात यह है कि न्यांगशी इस मामले में काफ़ी केयरफुल है क्योंकि जीजी को कीवी फ्रूट से एलर्जी है, तभी तो ये हर आइटम के इंग्रेडिएंट्स को कंफर्म कर रही है। मिन यांग 2 घंटे बाद घर वापस आ पहुंचा। इसके हाथ में सामान है, इसने वो सब टेबल पे रख दिया। बंदा गुस्से से लाल हुआ पड़ा है। न्यांगशी बोलती है कि तुम ये सब जाके किचन में रख के आओ और हाँ, अपने लिए चॉपस्टिक भी ले आना। बंदे का खून तो जल गया। बोलने लगा कि न्यांगशी, मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए रखा है ताकि तुम जीजी की केयर कर सको, ना कि तुम मुझे ऑर्डर्स देती फिरो। वो बोलती है कि गुस्सा क्यों हो रहे हो, चलो कोई बात नहीं, तुम कुछ मत करो, बैठ जाओ। ये बैठ गया, लेकिन डाइनिंग टेबल पे तो चॉपस्टिक नहीं रखे हुए। वो पूछता है कि कहाँ पे है चॉपस्टिक। न्यांगशी बोलती है कि फोन पे कहा तो था कि लेते हुए आना, तुम नहीं लेकर आई क्या। मिन यांग बेचारा तो अंदर से जल के राख हो गया। ये बच्चे के सामने लड़ भी नहीं सकता, खामोश रहना ही बेहतर है। नेक्स्ट सीन में न्यांगशी मिन यांग से बोलती है कि डॉक्टर ने कहा है कि हमें जीजी को अम्यूजमेंट पार्क ले जाना चाहिए ताकि उसका माइंड फ्रेश हो सके। वो बोलता है कि ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है, ये रहा क्रेडिट कार्ड, तुम उसे ले जाना। लड़की खुश हुई, बोलने लगी कि ठीक है, वैसे भी जीजी तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम ना ही चलो तो बेहतर है, बाय। न्यांगशी की ये बात मिन यांग के दिल पे लगी। अब तो ये ज़रूर जीजी के पास जाएगा, सो ये पहुंच गया। सारा दिन घूम फिर लेने के बाद ये तीनों लंच करने बैठ गए। न्यांगशी मिन यांग से बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट बाय किया है, ये देखो बियर हेड, तुम इसे सर पे पहन लो। इसके बाद तुम काले भालू से ब्राउन भालू बन जाओगे, फिर जीजी भी तुम्हें लाइक करने लगेगा, वो डरेगा नहीं। न्यांगशी ने इसे हेड पहना दिया। बोलने लगी कि तुम तो काफ़ी क्यूट लग रहे हो। जीजी भी खुश हो गया, लेकिन इसकी हालत ठीक नहीं लग रही। जब न्यांगशी पेस्ट्री को टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि इसमें तो कीवी है। जीजी बेहोश हो गया। मिन यांग इसे उठा के हॉस्पिटल ले गया। थैंकफुली जीजी को कुछ नहीं हुआ, उसकी हालत अब खतरे से बाहर है।
न्यांगशी बोलने लगती है कि सारी गलती मेरी है, अगर मैं जीजी को पार्क ना ले जाती तो आज वो इतनी तकलीफ में ना होता। मिन यांग बोलता है कि सारा ब्लेम खुद पे लेना कोई अच्छी आदत नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम तो बस ये चाहती थी कि मेरा और जीजी का रिलेशनशिप स्ट्रांग हो, तभी तुमने वो बियर हेड बाय किया था। न्यांगशी बोलती है कि सोचा ना था कि तुम इतने अच्छे से भी किसी को तसल्ली दे सकते हो। वो बोलता है कि मुझे सच बोलने की आदत है, जो फैक्ट है सो है। ये तो चला गया। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट आके मिन यांग को एक फाइल देता है। इसमें न्यांगशी के ब्रदर यू जैंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। जीजी और न्यांगशी हॉस्पिटल से घर वापस पहुंच गए। मिन यांग ने इसे सरप्राइज दिया, ये जीजी के लिए ढेर सारे खिलौने ले आया। बोलने लगा कि डॉक्टर ने कहा था कि इसका एनवायरनमेंट चेंज करो, सो मैंने कर दिया। इससे जीजी का माइंड फ्रेश होगा, ये हैप्पी रहेगा। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जिस डॉक्टर ने मिन यांग को एडवाइस दिया था वो कोई और नहीं बल्कि न्यांगशी थी। तब मिन यांग उसकी बात को समझ नहीं पाया। अब जाके इसे एहसास हुआ कि न्यांगशी बिल्कुल सही बोल रही थी। प्रेजेंट में मिन यांग जीजी से पूछता है कि बेटा क्या तुम्हें ये सब पसंद आया? वो बोलता है कि हाँ बहुत, थैंक यू भालू अंकल। न्यांगशी मिन यांग से बोलने लगी कि तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन तुमने जो जीजी के लिए किया उसके लिए थैंक्स। मिन यांग थोड़ा कंफ्यूज दिखाई दे रहा है। ये न्यांगशी से कुछ पूछना चाहता है लेकिन पूछ नहीं पा रहा। बोलने लगा कि मैंने डॉक्टर शिन से सुना कि तुमने उससे मेरी बीमारी का पूछा। तुम्हारा काम बस जीजी का ख्याल रखना है, ना कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना। सो तुम हद क्रॉस करने की कोशिश मत करो। वैसे मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं जीजी को किंडरगार्टन भेज रहा हूँ ताकि उसे नया एनवायरनमेंट मिल सके। यहाँ पे अकेला रह के वो बोर होगा। न्यांगशी तो ऐसा नहीं चाहती। इसको मिन यांग का ये डिसीजन अच्छा नहीं लगा। ये जीजी को किंडरगार्टन नहीं भेजना चाहती क्योंकि इसे डर है कि कहीं कोई उसे बुली ना करे। दोनों में बहस शुरू हो गई। मिन यांग बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि जीजी मेरे जैसा हो, मेरे फ्रेंड्स नहीं थे तभी मेरी ये हालत है, इसलिए मैं उसे किंडरगार्टन भेज रहा हूँ ताकि वो ब्रेव बने और नए फ्रेंड्स बना सके। न्यांगशी इसे समझाने की कोशिश कर रही है लेकिन ये तो इसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये तो जिद पे अड़ा हुआ है। न्यांगशी हार मान लेती है और कहती है कि ठीक है, लेकिन अगर जीजी को वहाँ पे कोई इशू हुआ तो मैं उसे फौरन वापस ले आऊंगी, ओके। मिन यांग और न्यांगशी जीजी को किंडरगार्टन ले आए। यहाँ की प्रिंसिपल तो मिन यांग को जानती है। जीजी को वहाँ छोड़कर दोनों घर वापस लौट आए। न्यांगशी ने जीजी के लिए लंच तैयार कर लिया, लेकिन ये तो इस बात को भूल ही गई कि जीजी तो किंडरगार्टन में है। जीजी के बगैर घर सूना सूना सा लग रहा है। न्यांगशी दुखी है। मिन यांग इससे बोलता है कि तुम्हारी कुकिंग तो काफ़ी अच्छी है, मैं तुम्हें एक रेस्टोरेंट खोल के देता हूँ, इससे तुम्हारा ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा और तुम बोर भी नहीं होगी। न्यांगशी बोलने लगती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं समझ गई कि अब मुझे क्या करना है। ये तो किंडरगार्टन पहुंच गई ताकि वहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट की जॉब ले सके। इसी बहाने वो हर वक्त जीजी के करीब रहेगी और उसे प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन प्रिंसिपल तो इसे ये जॉब देने को तैयार ही नहीं। जरूर इन्हें किसी ने मना किया होगा। बेचारी न्यांगशी तो खाली हाथ वापस लौटने लगी। तभी इसकी नजर जीजी पे पड़ती है, जिसे कुछ बच्चे बुली कर रहे होते हैं। बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे तो मॉम डैड नहीं हैं, तुम एक अनाथ बच्चे हो। ये सब देख न्यांगशी फौरन से अपने भतीजे के पास आती है और उसे वहां से ले जाती है। फिर ये मिन यांग को फोन करके सब कुछ बताती है और उससे बोलती है कि मैं जीजी को किंडरगार्टन से निकाल रही हूँ, उसका यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। जब न्यांगशी प्रिंसिपल से मिलने उसके ऑफिस जाने लगती है तभी वो उनकी कुछ बातें सुन लेती है। दरअसल मिन यांग के कहने पे ही प्रिंसिपल ने न्यांगशी को जॉब पे नहीं रखा था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि न्यांगशी हर वक्त जीजी के साथ रहे। ये बात जान के न्यांगशी तो बहुत गुस्सा हो गई। अब जाके इसे पता चला कि मिन यांग इसे जीजी से दूर रखना चाहता है। उसके बाद होता ये है कि जब न्यांगशी सामान पैक करके जीजी को अपने साथ ले जा रही होती है तो तभी मिन यांग इसे रोकता है और पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो। वो बोलती है कि
जीजी का तुम जैसे झूठे इंसान के साथ रहना ठीक नहीं है। तुम जानते हो कि तुमने क्या किया। मैं जीजी को अपने साथ ले जा रही हूँ। मिन यांग तो इसे आसानी से जाने नहीं देगा। इसने न्यांगशी को रोक लिया। वो कहने लगती है कि तुम मुझे जीजी से दूर रखना चाहते थे, तभी तुमने उसे किंडरगार्टन भेजा। यही नहीं, तुमने ही प्रिंसिपल को मना किया मुझे जॉब देने से। मैंने तुम पे यकीन किया, लेकिन तुमने तो मेरे साथ बहुत बुरा किया। ये बात सुन मिन यांग गुस्सा होके बोलने लगता है कि हाँ, मैंने ये सब इसलिए किया ताकि जीजी तुम्हारे बुरे साइड से दूर रहे। ये देखो अपने भाई की असलियत। तुम्हारे भाई ने ही मेरी बहन को मारा। वो एक गैम्बलर और स्कैमर था। यांगशी अपने भाई को इनोसेंट समझती है। ये तो इसकी किसी भी बात पे यकीन नहीं करने वाली। बोलती है कि चुप करो, अपनी बकवास बंद करो। ये बेचारी तो रो पड़ी। जो भाई इस दुनिया में मौजूद नहीं, उसके बारे में ऐसी बातें सुन के दुख तो होगा ना। बोलने लगती है कि मिन यांग, मैंने भी अपनी फैमिली को खोया है। क्या ये सब करके तुम्हारा दर्द मिट जाएगा? वो बोलता है कि अच्छा हुआ तुम्हारा भाई मर गया, वो यही डिजर्व करता था। न्यांगशी बोलती है कि ठीक है, अब मैं जीजी को तुम जैसे साइको के साथ रहने नहीं दूंगी। मैं उसे अपने साथ ले जा रही हूँ। जब ये जीजी के पास जाने लगती है तो तभी मिन यांग गुस्सा हो के इसे ही घर से बाहर निकाल देता है। जीजी बेचारा रोने लगा, कहने लगा कि आप एक बुरे अंकल हो। आपने आंटी को घर से क्यों निकाला? मुझे मेरी आंटी वापस ला के दो। ये तो चुप ही नहीं कर रहा। मिन यांग को एहसास होता है कि उसने न्यांगशी के साथ गलत किया। जब ये बाहर जाने लगता है तो तभी बारिश शुरू हो जाती है। थंडरस्टॉर्म की आवाज़ सुन के मिन यांग तो खौफजदा हो गया। अब ये बाहर कैसे जाए? खुद को संभालना होगा, हिम्मत करके बाहर जाना ही होगा, गलती को सुधारना होगा, न्यांगशी को वापस लाना होगा। सो ये उसके पीछे चला गया। बेचारी न्यांगशी काफ़ी रो रही है। ये जीजी से बहुत प्यार करती है, उसके बगैर जी नहीं सकती। मिन यांग भी आ पहुंचा। बोलने लगा कि चलो घर चलते हैं। न्यांगशी तो वापस नहीं जाना चाहती। बोलने लगती है कि मेरा अब कोई घर नहीं। जिस दिन मेरे भाई और भाभी मरे, मैं तो उसी दिन से ही बेघर हो गई थी। जीजी के अलावा मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं। अब तो मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हो। मेरा भाई मर चुका है, फिर तुम क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो? तुम यकीन क्यों नहीं कर रहे कि मेरा भाई बेकसूर था? वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। वो भला उसे क्यों मारेगा? मिन यांग इसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन न्यांगशी तो चुप ही नहीं कर रही। फिर होता ये है कि मिन यांग इसे हग कर लेता है। न्यांगशी बेचारी खामोश हो गई। इसका दिल टूट सा गया है। मिन यांग ने इसके साथ बहुत बुरा किया। क्या न्यांगशी सब कुछ भुला के इसके साथ वापस चली जाएगी? आखिर कब होगा इन दोनों को एक दूसरे से प्यार? आगे कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। नेक्स्ट बार देखना मत भूलना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।